Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about source of energy. Sources of energy जो कि हर क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आई थिंक हर बच्चे को जानना चाहिए और उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द वन विच कैन प्रोवाइड सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म फॉर सस्टेन्ड यूज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी चीज़ है जो आपको सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे, कन्वीनियंट फॉर्म में दे, लंबे समय तक यूज़ करने के लिए लगातार दे। इस तरह से हम सोर्स ऑफ एनर्जी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम डेली लाइफ में देखें तो हम बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम डीजल ऑयल को देखें तो उससे हम ट्रक्स रन करते हैं, बसेस रन करते हैं, ट्रेन्स रन करते हैं। कोल, फायरवुड या एलपीजी को देखें तो उससे हम खाना बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक दिन के लिए अगर लाइट चली जाए तो आपके सारे एक्टिविटीज़ रुक जाते हैं। तो आप जान सकते हैं कि एनर्जी कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाइसिकल रन कर रहे हैं तो आपको मस्कुलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अगर हम देखें तो हमें एक पर्टिकुलर फ्यूल को कैसे चूज़ करना चाहिए या सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे यूज़ करना चाहिए किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एक पर्टिकुलर फ्यूल है तो वो कितना अमाउंट ऑफ हीट बर्निंग पर दे रहा है या रेट ऑफ रिलीज ऑफ हीट कितना है। अगर वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हीट देता है तो आप उसे लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। या क्वांटिटी ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड कितना है, कि अगर बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, तो आप उसके यूज़ को थोड़ा लिमिट ही रखेंगे। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द गिवन फ्यूल, मतलब ईजीली अवेलेबल है या नहीं। अगर ईजीली अवेलेबल है तो लो कॉस्ट रहेगी, और अगर बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाती है। स्टोर करने में कितना कन्वीनियंट रहता है या फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में कितनी आसानी रहती है, और किस प्राइस पर एक पर्टिकुलर फ्यूल अवेलेबल है या किस पर्पस के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप फ्यूल के सिलेक्शन को कंसिडर करते हैं। अब दूसरा आ जाता है कि अगर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा है तो आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। अगर वो पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा अमाउंट का वर्क करता है, या इकोनॉमिकली वो इजीली अवेलेबल है, आसानी से उसको स्टोर कर सकते हो या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, या सेफ़ टू हैंडल भी होना चाहिए, और कम से कम पॉल्यूशन करे, या तो करे ही ना, और करे तो कम से कम पॉल्यूशन करे, तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है डेट इज़ रिलीज्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ यूनिट मास, या फिर वॉल्यूम, गैशियस फ्यूल्स के लिए बात करेंगे तो यूनिट वॉल्यूम हो जाता है, और फ्यूल इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। रिपीट करते हैं, the amount of heat energy released on complete burning of unit mass or unit volume for gaseous fuels of fuel is called the calorific value of the fuel। अब इसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ किलो जूल पर ग्राम या फिर किलो जूल पर क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ गैस। सो अब हम आते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। क्या होते हैं ये? Renewable sources of energy are those natural resources which can be regenerated as we use them। उसको आप रीजनरेट कर सकते हो, आप यूज़ करोगे वो फिर से आ जाएगा। These energy resources are inexhaustible, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, और आप उसको बार बार एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, या फिर अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स में स्टोर्ड हैं, कि आप जिस रेट पर इसको यूज़ कर रहे हो और जिस रेट पर आप उसको ऑब्टेन कर रहे हो तो वो बैलेंस हो जाता है। जैसे सोलर एनर्जी है, या फिर आपकी वाटर फ्लो से एनर्जी जो आप लेते हो दैट इज़ हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी हो जाती है, या फिर एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम ओशन वेव्स एंड टाइड्स, या फिर जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। तो ये सभी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं।
फायरवुड को भी आप कह सकते हो, क्योंकि वो आपको ट्रीज़ काट कर मिल जाता है। लेकिन आप ट्रीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेटेड रेट पर काटेंगे, और क्योंकि एक पेड़ को उगने में लगभग पूरा फुल ग्रो होने में लगभग 15 ईयर्स लगते हैं, और जिस रेट पर हम फायरवुड को कंज्यूम कर रहे हैं, वुड को काट रहे हैं, तो वो रिप्लेनिश होने में तो बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लेगी। इसलिए इसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जिनके रिजर्व्स नेचर में लिमिटेड हैं और उसको आप रीजनरेट नहीं कर सकते। दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये सभी आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इनके रिजर्व्स हमारे पास लिमिटेड ही हैं, तो इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए और इनका कंजम्पशन कम से कम ही करना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, जो कि हम सालों से, हज़ारों सालों से यूज़ करते जा रहे हैं अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। जैसे आपका बायोमास हो जाता है, कोल हो जाता है, हाइड्रो एनर्जी हो जाती है, सोलर एनर्जी हो जाती है, या फिर विंड एनर्जी हो जाती है। पुराने समय में वुड वॉज द कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर होता है या विंड होता है, उसको भी हम लिमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते थे। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, जैसे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, उसको पिछले 200 सालों में हमने काफ़ी यूज़ किया है। इंडिया में अगर हम देखें तो काउडंग केक्स भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।